मैं धीरज सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू से आज एलएलबी फर्स्ट ईयर के 5th पेपर मुस्लिम लॉ में मुता निकाह मुता मैरिज पर चर्चा कर रहा हूँ। मुता निकाह को मैरिज फॉर एन्जॉयमेंट और टेम्पररी मैरिज भी कहा जाता है। यह मुता निकाह मुस्लिम समुदाय में केवल इतना आशरिया शिया संप्रदाय में ही मान्य मानी जाती है। अन्य संप्रदायों में इस तरह के विवाह को मान्यता नहीं दी गई है। मुता विवाह की यदि हम संकल्पना की बात करें तो यह विवाह जमींदारी प्रथा के दौरान अर्थात प्राचीन समय में अस्तित्व में आया था, जब अरब समाज में पुरुष को व्यापार व्यवसाय अथवा युद्ध आदि के लिए अपने घर परिवार से कई कई दिनों और यहाँ तक कि कई महीनों तक घर से दूर रहना पड़ता था। तो उस समय यह संकल्पना अस्तित्व में आई थी और वह पुरुष जिन स्थानों से यात्रा करता था वहाँ पर वह अस्थायी विवाह कर लिया करता था। वर्तमान में यदि हम बात करें तो मुस्लिम समुदाय में भी और भारत में भी इस तरह के अस्थायी विवाहों का प्रचलन न्यून हो गया है। यदि हम मुता विवाह की आवश्यक शर्तों पर चर्चा करें तो इसकी कुछ आवश्यक शर्तें विवाह की आवश्यक शर्तों के अनुरूप हैं, जैसे दोनों पक्षकार सक्षम अर्थात वयस्क और सुशिक्षित होने चाहिए। अर्थात मुता विवाह की एक विशेषता ये मानी जाती है कि अवयस्क का मुता विवाह नहीं किया जा सकता, अर्थात पक्षकार का संरक्षक को मुता विवाह करने का अधिकार नहीं होता है। अर्थात दोनों पक्षकार बुलुग अवस्था प्राप्त होने चाहिए। फिर दोनों पक्षकारों द्वारा इजब और कबूल किया जाए। चूँकि शिया विधि में विवाह के समय साक्ष्यों की अनिवार्यता नहीं है, इसलिए मुता विवाह में भी साक्षी की आवश्यकता नहीं है। फिर स्वतंत्र सहमति से वे इजब और कबूल होने चाहिए, ये भी एक आवश्यक शर्त है। विवाह की तरह दोनों पक्षकारों के मध्य निषिद्ध संबंध नहीं होना चाहिए, अर्थात रक्त संबंध, विवाह संबंध, धात्रेय संबंध आदि संबंधों के भीतर मुता निकाह भी वर्जित है। धर्म की यदि हम बात करें तो शिया पुरुष किताबिया या अग्नि पूजक स्त्री से मुता विवाह कर सकता है, किंतु मूर्ति पूजक स्त्री से मुता निकाह वर्जित किया गया है। अर्थात हिंदू स्त्री के साथ मुता विवाह शून्य माना जाता है। फिर यदि हम मुता निकाह की दो विशेषताओं पर बात करें तो पहली विशेषता है कि मुता के इजब और कबूल होते समय जो शर्तें तय होती हैं उनमें
उस निकाह की अवधि अनिवार्य रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। वह एक दिन, एक माह, एक वर्ष, जितने भी अवधि हो, लेकिन अवधि का निर्धारण निकाह होते समय यदि तय हो जाता है तो ही वह निकाह मुता निकाह की श्रेणी में आता है। और अगर अवधि तय नहीं की गई है तो वह विवाह सामान्य निकाह में परिवर्तित हो जाता है और सामान्य निकाह के प्रभाव या परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मुता निकाह में मेहर का निर्धारण निकाह होते समय अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। सामान्य निकाह में मेहर का निर्धारण निकाह होने के पश्चात भी दोनों पक्षकार तय कर सकते हैं, लेकिन मुता निकाह में मेहर इजब और कबूल होते समय ही तय हो जाने चाहिए। अगर मेहर का निर्धारण नहीं किया गया है तो वह निकाह शून्य माना जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो मुता निकाह का परिणाम क्या होगा, प्रभाव क्या होगा। तो सबसे पहला प्रभाव तो मुता निकाह का निकाह की तरह होता है। दोनों पक्षकारों के मध्य पति पत्नी जैसा संबंध बनाना विधिक हो जाता है और इस संबंध से उत्पन्न संतान धर्मज मानी जाती है और पिता और माता दोनों के संपत्ति में उत्तराधिकारी मानी जाती है। मुता निकाह में उत्तराधिकार का अधिकार और भरण पोषण का अधिकार शर्तों के अनुसार तय होता है। अर्थात अगर मुता निकाह होते समय अगर शर्त में उत्तराधिकार और भरण पोषण का उल्लेख किया गया है तो ही उत्तराधिकार और भरण पोषण प्राप्त होगा, अन्यथा स्त्री को पति की संपत्ति में उत्तराधिकार अथवा भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। मुता निकाह की यदि हम समाप्ति की बात करें तो किसी एक पक्षकार की मृत्यु होने से अथवा वह नियत अवधि जब पूर्ण हो जाती है तो वह स्वतः ही मुता निकाह खंडित हो जाता है। मुता निकाह की अगर हम बात विशेषता की करें तो सामान्य निकाह की तरह मुता निकाह में पुरुष को तलाक का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। हालांकि जिहार तलाक या जिहर तलाक के माध्यम से वह विवाह खंडित हो सकता है, लेकिन सामान्य जो तलाक हैं वो पुरुष को प्राप्त नहीं होता। मुता निकाह को अवधि पूर्व खंडित करने का एक तरीका हिबाए मुद्दत भी माना जाता है। हिबा का अर्थ है दान और मुद्दत का अर्थ है अवधि, अर्थात जो शेष अवधि है वो यदि दूसरे पक्षकार को दान कर दी जाए तो मुता निकाह समय पूर्व भी खंडित हो सकता है। और इसमें यदि पुरुष ने निकाह को अवधि पूर्व हिबा एवं मुद्दत के माध्यम से खंडित किया है तो स्त्री को जो भी मेहर की रकम तय की गई है वो पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। लेकिन अगर स्त्री हिबा एवं मुद्दत करती है तो अवधि के हिसाब से आनुपातिक जो कटौती है वो मेहर की राशि में की जा सकती है, की जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो यदि वह मुता विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त हो गया है, एक बार भी पति पत्नी जैसा संबंध कायम हो गया है, तो स्त्री संपूर्ण मेहर प्राप्त करने की हकदार हो जाती है। लेकिन अगर वह विवाह पूर्णावस्था को प्राप्त करने से पहले ही खंडित हो गया है तो स्त्री को आधा मेहर प्राप्त करने का अधिकार होता है।
यदि हम इद्दत अवधि की बात करें तो इद्दत अवधि 2 चंद्रमास, और अगर स्त्री मासिक धर्म से नहीं है तो 45 दिन की, और यदि पति की मृत्यु के माध्यम से विवाह खंडित हुआ है तो 4 माह 10 दिन की, और अगर स्त्री गर्भवती पाई जाए इस दौरान तो गर्भ काल तक वह अवधि इद्दत अवधि होती है, जिसे स्त्री को एकांत में व्यतीत करना होता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 4 तक विवाह का जो प्रतिबंध है वह मुता निकाह पर प्रभावी नहीं होता है, अर्थात स्त्री और पुरुष जो है वो एक साथ 4 से अधिक स्त्रियों के साथ भी मुता निकाह कर सकता है। इसमें यदि हम बात करें निकाह और मुता में कई बार अंतर भी पूछ लिया जाता है, तो सामान्य से अंतर हैं जो अभी तक की चर्चा से आपको समझ में आ गए होंगे कि निकाह जो है वो जीवन पर्यंत का संबंध होता है, लेकिन मुता जो है एक अवधि विशेष तक का संबंध होता है। मुता जो है वो केवल इतना शरिया विधि में ही मान्य है, जबकि निकाह जो है वो सभी संप्रदायों में मान्य है। मुता निकाह में परस्पर उत्तराधिकार और भरण पोषण जो है वो शर्त होने पर ही प्राप्त होता है, किंतु सामान्य निकाह में बिना शर्त के भी उत्तराधिकार और भरण पोषण स्त्री को प्राप्त होता है। निकाह में तलाक का अधिकार पुरुष को प्राप्त होता है, लेकिन मुता निकाह में तलाक का अधिकार पुरुष को प्राप्त नहीं होता। मुता निकाह में जो मेहर की राशि है उसमें न्यूनतम का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन निकाह में यह 10 दिरहम 500 दिरहम अधिकतम के रूप में निर्धारित है। इसके बाद यदि हम बात करें मुता निकाह में अगर पूर्णावस्था को प्राप्त नहीं हुआ है तो स्त्री को आधा मेहर मिलता है, जबकि सामान्य निकाह में इसमें कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। मुता निकाह में बिना मेहर के मान्यता प्राप्त नहीं होती है, अर्थात बिना मेहर तय किए मुता निकाह शून्य माना जाता है, जबकि निकाह में मेहर तय किया जाना चाहिए, किंतु अगर तय नहीं किया है तो पक्षकारों को विवाह के दौरान भी, और अगर विवाह के दौरान तय नहीं किया तो विवाह विच्छेद के बाद न्यायालय या विधि स्वयं मेहर तय करती है। सामान्य निकाह में विधिक अधिकार और कर्तव्य उत्पन्न होते हैं, लेकिन मुता निकाह में जो अधिकार और कर्तव्य होते हैं वे शर्तों या संविदा के अनुसार ही उत्पन्न होते हैं। तो ये कुछ सामान्य अंतर हैं जो विवाह और मुता विवाह में हैं। इसके बाद यदि हम केस लॉ की बात करें तो शोहरत सिंह बनाम जाफरी बीबी का 1915 का प्रिवी काउंसिल का निर्धारित वाद है, जिसमें ये तय किया गया था कि अगर निश्चित अवधि के पश्चात भी पक्षकारों के मध्य संबंध कायम रहता है तो ये मान लिया जाएगा कि उन दोनों पक्षकारों ने अवधि का विस्तार जो है वो कर लिया है। इसके बाद यदि हम बात करें केस लॉ की तो S.A. हुसैन बनाम राजम्मा का विवाद है, जो 1977 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था, और जिसमें ये कहा गया था कि मुता में अवधि का निर्धारण किया जाना अनिवार्य है, अन्यथा वह सामान्य निकाह मान लिया जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक केस है शाहजादा खानम बनाम
फ़ख्र जहाँ का, जो 1953 में हैदराबाद हाई कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया गया था, और जिसमें यह तय किया गया था कि पक्षकारों ने अवधि तय न करके अगर ये तय कर लिया कि जीवन पर्यंत का मुता होगा, तो न्यायालय ने यह तय किया कि यह मुता नहीं है, ये सामान्य निकाह होगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो आपके एक और शॉर्ट नोट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं निकाह की पूर्व धारणा खिलबत सही है या प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज। हिंदू लॉ में भी आपने इस तरह की एक कंसेप्ट है वो पढ़ी होगी जेमिनी की। उसी के सदृश यहाँ पर मुस्लिम समुदाय में भी ये एक उपधारणा मानी जाती है कि जहाँ पर दोनों पक्षकारों के मध्य विवाह का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण न हो, तो भी उन दोनों पक्षकारों के मध्य विवाह हुआ था ऐसा मान लिया जाए, और उन दोनों पक्षकारों को पति पत्नी का दर्जा या हैसियत प्रदान की जाए, और उनके कानूनी अधिकार या कर्तव्य निर्धारित किए जा सकें। तो विवाह की पूर्व धारणा के संबंध में यदि हम बात करें तो उसके लिए 4-5 तत्व हैं, जिनमें पहला है कि दोनों पक्षकारों के मध्य पति पत्नी जैसा संबंध दीर्घकाल से होना चाहिए। दीर्घकाल से अर्थ यहाँ पर लंबे समय से है, यहाँ कोई अवधि विशेष निर्धारित नहीं है। मामले के तथ्य और परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय तय करते हैं, लेकिन उन दोनों के मध्य पति पत्नी जैसा संबंध होना चाहिए। पति पत्नी संबंध का अर्थ ये है कि दोनों पक्षकारों को पति और पत्नी के रूप में उनके मित्रों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों आदि जो भी उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति हैं, वो उनको पति पत्नी जैसे मान्यता जो है, हैसियत जो है के रूप में जानते हों, देते हों। इसके बाद यदि हम बात करें तो दोनों पक्षकारों में निषिद्ध संबंध नहीं होना चाहिए। अगर दोनों पक्षकारों के मध्य निषिद्ध संबंध है, प्रतिषिद्ध संबंध है, तो फिर दीर्घकाल से पति पत्नी के रूप में रहे जाने के बावजूद भी विवाह की पूर्व धारणा नहीं की जाएगी। इसके बाद यदि हम बात करें तो स्त्री को वेश्या या रखेल के रूप में समाज में नहीं जाना चाहिए। और अंतिम यदि हम बात करें तो पति द्वारा पत्नी के रूप में उस स्त्री को अभिस्वीकृत किया जाना चाहिए, मान्यता दी जानी चाहिए, और उसी के अनुरूप समाज में पति द्वारा आचरण किया जाना चाहिए, ताकि ये लगे कि वह उस स्त्री को पत्नी के रूप में दर्जा देता है। यदि हम बात करें केस लॉ की, तो अब्दुल रज़ाक बनाम आगा मोहम्मद का एक केस है जो 1893 में प्रिवी काउंसिल के द्वारा निर्धारित किया गया था, और जिसमें ये तय किया गया था कि यदि दीर्घकाल से दोनों पक्षकारों के मध्य संबंध पाया जाता है तो न्यायालय उसे विवाह के रूप में मान्यता दे सकता है। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक केस है मोहम्मद आमीन बनाम वकील अहमद का, जो 1953 में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया था।
और जिसमें यह तय किया गया था कि स्त्री यदि वेश्या या किसी अन्य पुरुष की रखेल के रूप में समाज में जानी जाती है तो चाहे जितना लंबे समय से उनके मध्य संबंध रहा हो, उसे निकाह के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, अर्थात निकाह की पूर्व धारणा लागू नहीं की जा सकती। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक केस है गजनफर अली बनाम कनीज फातिमा का, जो 1910 में प्रिवी काउंसिल द्वारा निर्धारित किया गया था और इसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा जो ऊपर निर्णय दिया गया है उसी के समकक्ष यह विवाह की उपधारणा को लागू करने से इनकार किया गया था। इसके बाद यदि हम बात करें तो एक केस है नूर मोहम्मद बनाम जियाजुद्दीन का, जो 1992 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया है और उसमें न्यायालय ने ये तय किया था कि यदि लड़की के पिता ने 2000 रुपये बारात में बैंड बाजा, गैस लाइट इत्यादि के लिए दिए हैं और बारातियों को भोजन की व्यवस्था की है, तो ये जो खर्च की गई राशि है वह न्यायालय प्रतिवादी से वादी को दिलाएगा, क्योंकि इस केस में विवाह के दौरान कुछ विवाद हो गया था और उस विवाद के कारण वह अपनी पत्नी को अपने साथ नहीं ले गया और 2 वर्ष तक ये विवाद चलता रहा। तो न्यायालय ने ये अवधारित किया कि वादी 2000 रुपये और अन्य जो खर्चे भोजन आदि पर हुए हैं वो प्रदान किए जाएंगे और इसे चाहे आप मानहानि के रूप में मान लीजिए। तो न्यायालय ने 3000 रुपये जो है वो वादी को दिलवाए थे। तो ये कुल मिलाकर आज हमने चर्चा की, जिसमें विवाह की पूर्व धारणा और मुता निकाह की स्थिति, आवश्यक तत्वों और प्रभाव परिणाम पर थी। अगली वीडियो में हम निकाह में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के संबंध में स्थिति पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।